आइए आज देखें एसी थ्रो कैपेसिटर। अगर हम एसी सप्लाई किसको दे दें? कैपेसिटर को। ठीक है, जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, तो पहली चीज तो कैपेसिटेंस क्या होती है? अगर किसी कंडक्टर को V वोल्ट दिए और वह Q चार्ज स्टोर किया, तो 1 वोल्ट देने पर कितना चार्ज स्टोर करेगा? Q बाई V। और यही कहलाएगा उसका कैपेसिटेंस। क्लियर? पर वोल्ट जितना चार्ज स्टोर करता है वह कहलाता है कैपेसिटेंस। तो प्रत्येक कंडक्टर की अपनी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। तो कैपेसिटर कैसे बनता है? जब प्रत्येक कंडक्टर चार्ज स्टोर करता है तो आर्टिफिशियल तरीके से उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी, कैपेसिटेंस बढ़ाने का जो अरेंजमेंट होता है वही कहलाता है कैपेसिटर। लेकिन हमारे पास यहाँ एक कैपेसिटर है, मतलब जो चार्ज स्टोर कर सकता है और जिसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी है? C है। क्लियर इतनी बात? तो यहाँ पे रिलेशन मिलता है Q बाई V बराबर C। आइए, करंट किसको कहते हैं? तो बचपन से आप याद किए, आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर मतलब 1 सेकंड में कितना आवेश बहा, वही करंट हो गई। इंग्लिश में कहते हैं रेट ऑफ आवेश के बहाव की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसका मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज निकालें, उसी को करंट कहेंगे। तो dt समय में कितना, अगर dq आवेश बह रहा तो इकाई समय में कितना आवेश बहेगा? dq बटा dt। यही हुआ आवेश के प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसी को कहेंगे करंट। तो I बराबर क्या हो गया हमारा? d अपान dt। अगर वह आवेश किसी कैपेसिटर से बह रहा तो कैपेसिटर में जो चार्ज होगा Q बराबर C इंटू V। C इंटू V। तो I बराबर C d अपान dt। अब V क्या हो गया? उस कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज। उस कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज। जैसे ये कैपेसिटर है, इसमें कितनी करंट बहेगी? I बराबर C d अपान dt। और V क्या है? कैपेसिटर के क्रॉस का वोल्टेज। तो बताओ V नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाई कर दिए तो कैपेसिटर के क्रॉस का वोल्टेज क्या होगा? V नॉट साइन ओमेगा टी। तो V की जगह क्या लिखे हम लोग? V नॉट साइन ओमेगा टी। हो गया I बराबर। और हमारा मकसद क्या है? करंट निकालना। और करंट की इक्वेशन मिल जाएगी तो वोल्टेज की इक्वेशन से उसको कंपेयर करके पता करेंगे करंट लैग कर रही है, लीड कर रही है या सेम फेज में है। भाई रिचा दिखाई पड़ रहा है? हाँ, ऐसा नहीं मम्मी पढ़ने भेजी है यहाँ तुम सो जाओ, सोना मत। C और V नॉट को क्या कर लिए बाहर? क्या बचा? d अपान dt साइन ओमेगा t। क्या मतलब है? t का डिफरेंशिएशन, t साइन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन। तो कितना होगा साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन? C V नॉट अपनी जगह पे, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन प्लस में होगा कॉस ओमेगा टी और इनटू क्या? ओमेगा। यही करंट हुई ना? बोलिए भाई। अरे साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या? कॉस ओमेगा टी। टी का मल्टीप्लायर ओमेगा, ओमेगा से क्या होगा? मल्टीप्लाई। अगर इंटीग्रेशन रहता तो ओमेगा से डिवाइड करते हैं। मिल गई करंट की इक्वेशन। लेकिन याद करो, जो हमको करंट की इक्वेशन यहाँ मिल रही है, अगर रेजिस्टेंस के केस में देखें तो करंट की इक्वेशन थी V नॉट बटे R साइन ओमेगा टी। याद आ रहा है? और V नॉट बटे R को क्या कहते थे? I नॉट। इंडक्टर के केस में आ रहा था V नॉट बटे ओमेगा L साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ये तो एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, यहाँ पे भी एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी। इसका मतलब इसका जो मल्टीप्लायर हो V नॉट बटे R मतलब मैक्सिमम करंट, V नॉट बटे ओमेगा L मैक्सिमम करंट। इसका मतलब जो अपोजिंग प्रॉपर्टी होगी वह कहाँ होनी चाहिए? V नॉट के नीचे। यहाँ देखो कॉस में है, कॉस में है। अगर यहाँ पे कॉस का जो मल्टीप्लायर है वह क्या दिख रहा है? देखो यहाँ V नॉट। अब V नॉट में किससे मल्टीप्लीकेशन है? ओमेगा C। हमको क्या खोजना है? V नॉट में कितने से हम डिवाइड कर रहे हैं, वही हमारी क्या होगी? अपोजिंग प्रॉपर्टी। बोलो, यहाँ तो V नॉट के मल्टीप्लिकेशन में ना है, हमको क्या खोजना है? V नॉट के बटे में जो V नॉट के बटे में होगा वही ना इसकी अपोजिंग प्रॉपर्टी होगी। यहाँ तो V नॉट के बटे में है नहीं, एक दिमाग लगा दो। V नॉट लिखो
यहाँ क्या है ओमेगा सी, मल्टीप्लिकेशन है, इसको नीचे ले आओ तो अपोजिंग प्रॉपर्टी बन जाएगी, लेकिन नीचे तो ला नहीं सकते, तो इसको अगर हम लिख दें 1/ओमेगा सी तो बात तो बराबर हो गई ना। नीचे में क्या लिखे हैं 1/ओमेगा सी, तो कहाँ ओमेगा सी जाएगा, ऊपर जाएगा ना। लेकिन ये 1/ओमेगा सी ये जो हो गया ये भी के नीचे आ गया, इसका मतलब ये किसको बता रहा, अपोजिंग प्रॉपर्टी को। बोलो, तो ये कहलाएगा कैपेसिटिव, क्या कहलाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या XC, और यह बराबर 1/ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू कितनी 2πf, तो 1/2πfc। इसकी यूनिट क्या होगी, जैसे R की यूनिट ओम, XL की यूनिट ओम, तो इसकी भी यूनिट क्या ओम ही होगी, इसकी यूनिट भी क्या होगी ओम ही होगी। तो अगर ये रख दें तो यहाँ पे क्या था हमारा cos ओमेगा टी, तो I बराबर V0 बटे अपोजिंग प्रॉपर्टी क्या हो गया I0, और cos ओमेगा टी बराबर साइन 90 प्लस थीटा, बोलो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो भैया cos थीटा बराबर साइन 90 प्लस थीटा, तो एक चीज और लिख सकते थे cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, वैसा लिख देते तो ओमेगा टी क्या हो जाता, निगेटिव हो जाता, तो इसलिए प्लस वाला लिखे। अब कंपेयर कर दीजिए वोल्टेज की इक्वेशन V0 साइन ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन I0 साइन ओमेगा टी प्लस 90। इसका मतलब इसमें करंट क्या हो रही है, वोल्टेज से 90 डिग्री से लीड कर रही है। इसका मतलब ये वोल्टेज दिखाएंगे तो करंट इधर, और ये वोल्टेज से करंट क्या हो रही है 90 डिग्री से लीड कर रही है। ये इसका क्या हो गया फेजर डायग्राम। बोलिए बात समझ में आया। अब इसकी अगर हम वेव फॉर्म बनाने की कोशिश करें तो पहले ही हम लोग बना चुके हैं, ये किसका हो गया वोल्टेज का, ठीक है, थीटा के टर्म में ले रहे हैं, थीटा जब जीरो साइन जीरो, वोल्टेज की वैल्यू कितनी 0, और जब थीटा कितना 90 डिग्री, साइन 90 बराबर 1, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी V0 मैक्सिमम, और जब थीटा 180 डिग्री, साइन 180 बराबर 0, वोल्टेज की वैल्यू फिर 0। 270 जब थीटा का मान 270, तो साइन 270 बराबर -1, और जब -1 तो माइनस V0, तो वोल्टेज की वैल्यू -1। ये वोल्टेज की इक्वेशन, और ये तीनों केस में हम पहले ही बना चुके थे इसलिए तेजी से बोल दिए। लेकिन अब करंट कितनी होगी, थीटा 0 पर वोल्टेज क्या था 0, अब थीटा 0 पर करंट क्या होगी, थीटा 0 मतलब ओमेगा टी 0, इसको 0 रख दिए, तो ब्रैकेट के अंदर 0 प्लस π/2 क्या बचा π/2, तो साइन π/2 साइन 90 कितना 1 इंटू I0 मतलब करंट क्या होगी मैक्सिमम, करंट हो गई हमारी इस केस में क्या मैक्सिमम हो गई वहां पे। अब आइए जब थीटा की वैल्यू कितनी 90 डिग्री, साइन 90 बराबर 1 इंटू V0 वोल्टेज क्या है मैक्सिमम, और थीटा जब 90 डिग्री होगा तब करंट कितनी होगी 90 प्लस 90 180, साइन 180 बराबर 0, तो 0 इंटू I0 0, इसका मतलब करंट कितनी हो जाएगी 90 डिग्री पर 0। अब आइए 180 पे वोल्टेज क्या देख रहे हैं 0, और 180 पे करंट देखें 180 प्लस 90 270, और 270 साइन 270 बराबर -1 इंटू I0 -I0, इसका मतलब 180 डिग्री पे जो हमारी करंट होगी वह क्या होगी -I0। 270 पे करंट 270 प्लस 90 360, और साइन 360 बराबर 0, इसका मतलब 270 पे जो हमारी करंट होगी वह कितनी 0 हो जाएगी। बोलिए इसका मतलब ध्यान से देखिए, यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा है 90 डिग्री पे 0 हो रहा है, सॉरी मैक्सिमम हो रहा है, तो करंट क्या कर रही है 90 डिग्री पहले ही मैक्सिमम हो जा रही है, वोल्टेज 180 पे 0 हो रहा है, तो करंट क्या कर रही है 90 डिग्री पहले 0 हो जा रही है, तो क्या कहेंगे करंट वोल्टेज से 90 डिग्री से क्या हो रही है लीड कर रही है। क्लियर। अब यहाँ क्या निकालेंगे पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, वोल्टेज की इक्वेशन को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे करंट की इक्वेशन से, तो मिल जाएगा हमको पावर। तो आइए वोल्टेज की इक्वेशन तो V0 साइन ओमेगा टी होगी, लेकिन करंट की इक्वेशन I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2,
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन देखें, वोल्टेज की इक्वेशन और करंट को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हर इंस्टेंट पे हमको क्या मिलेगा, अलग अलग पावर मिलेगा। इसका मतलब हमको कौन सी वैल्यू मिलेगी, इंस्टेंटेनियस पावर की। इसका मतलब अब निकालें हम लोग, सबसे पहले क्या निकलेगा हमारा, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर। चलिए सबसे पहले क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस पावर, यह बराबर V इंटू आई। वोल्टेज की इक्वेशन बोलो भाई, V नॉट। चलिए करंट की I नॉट साइन ओमेगा की, I नॉट अपनी जगह पे साइन 90 प्लस थीटा, बोलो कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी। और यहाँ क्या हो गया, V नॉट साइन ओमेगा टी। आइए V नॉट I नॉट अपनी जगह पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी उतार लें। देखिए सेम चल रहा है हमारा, अंतर क्या है, उसमें माइनस आ रहा था, इसमें माइनस नहीं है। आइए यह बराबर V नॉट I नॉट बाई 2, इसको लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी। ये क्या मिला हमारा, इंस्टेंटेनियस पावर। लेकिन हमको क्या निकालना है, एवरेज पावर। एवरेज पावर अगर हमको निकालना है तो इस वैल्यू को 0 से t का मतलब 2 पाई बाई ओमेगा क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, और t से डिवाइड कर दें, तो t का मतलब 2 पाई बाई ओमेगा, ऊपर ओमेगा चला गया, यही हो गया। आइए ओमेगा V नॉट I नॉट बटे कितना हो गया, 4 पाई साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन है, माइनस में आएगा तो माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, नीचे लिखते हैं 2 ओमेगा, बाहर ओमेगा से ओमेगा कट गया। बोलिए ये वैल्यू आ गई माइनस V नॉट I नॉट बटे 8 पाई, और लिमिट क्या था, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। चलिए लिमिट रखें, कॉस 2 ओमेगा और t की जगह पे 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कट गया, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस t की जगह क्या लिखना है, 0। आइए बढ़े, माइनस V नॉट I नॉट बटे 8 पाई बाहर है, माइनस V नॉट I नॉट बटे 8 पाई बाहर। पिछले टॉपिक में भी हम लोग बात किए थे कि जो cos n पाई है, कितना cos n पाई, इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 होती है। n अगर ऑड है तो क्या होगा, -1, और n अगर इवन है तो +1। और यहाँ देखिए ओमेगा ओमेगा कट गया, क्या मिला, cos 4 पाई, cos 4 पाई, तो n क्या हो गया, इवन हो गया, इवन हो गया, तो इसकी वैल्यू 1, और माइनस cos 0 का भी वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, और 0 इंटू समथिंग क्या चीज 0, तो एवरेज पावर कितना मिला हमको, 0। प्योर इंडक्टर में भी एवरेज पावर 0, और प्योर कैपेसिटर में भी एवरेज पावर 0। और कुल मिला के कंक्लूजन क्या है कि अगर AC किसी कैपेसिटर को दे दें तो इसमें करंट अपने वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर जाती है। इसमें जो अपोजिंग प्रॉपर्टी होगी वह क्या होगी, XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, और वह बराबर 1/ωc, मतलब 1/2 पाई FC। क्लियर। और इसमें एवरेज पावर क्या होगा, 0। याद रखना ये जो हम लोग पावर निकाल रहे हैं, ये सारे पावर रजिस्टर के केस में, इंडक्टर के केस में, कैपेसिटर के केस में, RL केस में, ये एक साइकिल का हम लोग एवरेज पावर निकाल रहे हैं। जो फार्मूला हमारा एक साइकिल का, इसमें वोल्टेज से करंट क्या हो गई, 90 डिग्री से लीड कर गई। हाई कितना हो गया, 90 डिग्री, तो पावर फैक्टर बोलो cos फाई, अब फाई का मान 90, तो पावर फैक्टर cos 90 मतलब 0। तो पावर कितना, VRMS IRMS cos फाई की वैल्यू 0 है, तो पावर फैक्टर, पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कुल मिला के था हमारा कैपेसिटर।